और हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता श्री अखिलेश यादव जी के साथ न्याय करेगी। हालांकि ये जो लोकतंत्र का महापर्व था 2017 विधानसभा के चुनाव का, उसको अपवित्र करने में भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरह से उन्होंने केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग किया, उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को आतंकित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए जो हथकंडे अपनाए, वैसी कल्पना उन महापुरुषों ने भी नहीं की होगी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार 5 वर्ष तक श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में न सिर्फ जनहित में काम किया, विकास किया, योजनाएं लागू की, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूती प्रदान की। और जनता का लगातार ये मानना रहा है कि श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में 5 साल तक जो काम हुआ है वैसा अन्यथा किसी राज्य में या उत्तर प्रदेश में भी कभी किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ। मतगणना जारी है। हमारा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी व्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूत करने के पक्ष में अपना मतदान करके अखिलेश यादव जी को दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उसी दिशा में मतगणना जारी है और हम विश्वास करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी के साथ अन्याय नहीं करेगी। सर, जो रुझान चल रहा है वो काफी डिफरेंस है। अब इस तरह का तो उतार चढ़ाव चलेगा ही, लेकिन मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से लेकर के केंद्र के सत्ताधारी लोग जिस तरह से उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया, उत्तर प्रदेश की जनता को भरमाने के लिए, उसको तबाह करने के लिए, और जो उनका एजेंडा है समाज को बांटने का, नफरत फैलाने का, तबाह करने का, विकास को रोकने का, उस एजेंडे को लेकर के जैसे कोई आक्रमण करता हो, वैसे आक्रमणकारी उत्तर प्रदेश में दर्जनों केंद्र के मंत्री, आरएसएस के लोग और दूसरे राज्यों के लोग उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करने में लगे रहे, झूठ बोलते रहे, गलत तथ्य देते रहे, गलत आंकड़ों का सहारा लिया गया। इसको बोलते हैं अवधेश जी कि जागते हुए अभी भी सपने देखना। उनको पता है कि जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन राजेंद्र चौधरी जी इस बात को मानने को राजी नहीं है कि बीजेपी न केवल पूर्ण बहुमत लेगी, बल्कि ये जो धर्मनिरपेक्ष वर्ग निरपेक्ष का वो जो जुमला पुराना है ना, जो आउटडेटेड हो चुका है अब, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? नेताओं में ऐसी खुजली क्यों होती है कि पता है हार रहे हैं, उसके बाद भी कहेंगे अभी देख लेते हैं थोड़ी देर और। नहीं, ये तो इसलिए कि जब तक पूरी पराजय नहीं, हम भारतीय राजनीति की यही विडंबना है। आप अमेरिका का चुनाव देखिए, समय से पहले जैसे ही आता है आप हार मान जाते हैं और बधाई भी दे देते हैं। ब्रिटेन में भी आप देखिए, यूरोप में। ये भारत की राजनीति की विडंबना कहिए कि आप पराजय देखते हुए भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हमसे भूले हुई हैं, हमारी सरकार से भूले हुई है, पार्टी में हमने विद्रोह किया वो भी हमारी भूल हुई है, क्या हमने कांग्रेस से गठबंधन किया वहां भूल हुई है, ये सब स्वीकार करे तो अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको रोकूंगा एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के लिए। एक डाटा हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि राम लहर जो आई थी 1991 में,
जब राम मंदिर का आंदोलन पीक पे था और जय श्री राम और ईंटों के सहारे पूरे यूपी के अंदर संघर्ष चल रहा था, काफी कुछ हुआ था, मैं उसके पुराने उसमें नहीं जाता हूं। उसमें भी उत्तराखंड के शामिल होने के बावजूद, उत्तराखंड की 60-70 सीटें शामिल होने के बावजूद जो यूपी की विधानसभा थी उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत 221 मिला था। लेकिन अब बीजेपी क्रॉस कर रही है रुझानों में 246। तो क्या राम लहर पे भी भारी है मोदी लहर? ये अपने आप में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अगर राम लहर पे भी भारी है मोदी लहर तो ये साबित करता है, ये बहुत स्ट्रेट पॉइंट पर बताता है कि क्या मायने होंगे राजनीति के। देश की राजनीति की मेन दूरी बन जाएंगे नरेंद्र मोदी, बने हुए थे अभी तक, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दूसरी बार जनता का ठप्पा लग जाएगा जो लोकतंत्र के अंदर बेहद जरूरी है। आलोक शर्मा जी, बीजेपी ने उनको गंगा स्नान कराया, फिर अपने यहाँ शामिल कर लिया। देखिए ना, गंगा जी पाप धोती हैं, गलत क्या है इसमें? हिंदू मान्यता है और आप जनादेश को मानोगे नहीं मानोगे? भ्रष्टाचारी जनादेश को मानोगे नहीं मानोगे? भूल जाते हो तो बहुतों को जाना चाहिए वहाँ। जनादेश को मानेंगे, इसीलिए मैं अनिल कह रहा हूं कि करना होता है ओपन हार्ट सर्जरी और ये पेशेंट का बवासीर का ऑपरेशन करके निकल जाते हैं। दिक्कत कांग्रेस में यही है और इसीलिए एक बड़ा पुराना शेर है, चूंकि अवधेश जी कह रहे थे कि मैं बड़े शेर और शायरी के मूड में हूं, हकीकत ऐसी नहीं है। शेर ये कहता है कि जब दोस्ती की जाए ना, वो दोस्ती के मायने समझाता है और वो कहता है कि जब दोस्ती जब किसी से की जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। तो राहुल गांधी ने जो अखिलेश से दोस्ती कर ली, मेरे ख्याल से उससे पहले उन्होंने पार्टी के अंदर ही रायशुमारी नहीं की, पार्टी के अंदर ही रायशुमारी नहीं की और फाइनली ना आपके लोगों का गठबंधन हो पाया, ना आपके नेताओं का गठबंधन हो पाया, ना आपके वोटों का गठबंधन हो पाया। जब तीनों गठबंधन नहीं होंगे तो परिणाम तो यही होगा कि 403 में से 2 गठबंधन को मात्र 70 सीटों पर सिमट जाएगी और बीजेपी गठबंधन 264 सीटों पर रुझानों में आगे हो जाएगा और बीएसपी मात्र 39। बहन जी का सबसे खराब परफॉर्मेंस है आज तक का इतनी बड़ी पार्टी बनने के बाद। जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी। देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि गठबंधन जो हुआ उसके ऊपर भी पूरी तरह से सोचना चाहिए था, पहले भी और अभी भी, कि जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, शायद वोट ट्रांसफर में, क्योंकि अभी रिजल्ट आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, तो उसके ऊपर अभी बहुत जल्दबाजी में कुछ कहना, लेकिन ये स्पष्ट प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़ी समस्याएं रही। नहीं, बड़ी समस्या तो कांग्रेस की है ना, देश की नहीं है। देश तो दे रहा है, जिता रहा है, बढ़िया वोट दे रहा है बीजेपी को, उत्तराखंड में जिता रहा है, उत्तर प्रदेश में जिता रहा है। और जहां तक आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में 10 साल से ये लोग राज कर रहे थे बीजेपी और अकाली दल, और वहां पर भी गठबंधन की सरकार थी और बीजेपी की जो पार्टनर है अकाली दल, वो भयानक बदनाम हो चुकी थी। बदनाम क्यों हुई थी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और खुद पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह ने कहा था कि हम पंजाब की रेस में नहीं है। एक मिनट मैं आपको रोकता हूं, कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सीधे सुनते हैं। हमारी सहयोगी भूमिका थी, इसलिए पंजाब का बर्डन चुनाव प्रचार का हम लोगों के पास नहीं था। बर्डन नहीं तो हार का भी बर्डन नहीं। तो चलिए, कितना प्रचार किया, क्या प्रचार किया, सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उनकी क्या रणनीति थी, पूरी रणनीति को हम आपको डायसेक्ट करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी ऑफिस, जहां पर होली से पहले होली मन रही है, होली से पहले दिवाली भी मन रही है। कितना रंग खेला जाएगा, कौन कौन वहां पहुंचेगा, देखते हैं, बता रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे। आ रहे हैं 9 बजे से ऊपर का वक्त हो चला है और ट्रेंड में जिस तरह से बीजेपी को सफलता मिल रही, अब उसका जो है जश्न की तैयारी यहां पे शुरू हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, बीजेपी के झंडे फहराए जा रहे हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं में जिस तरह का जोश है। अब सबका ये कहना है कि अब नतीजे जो है औपचारिकता रह गई है, पूरे तौर पर जो है भाजपा की यहां सरकार बननी तय है और भाजपा ही अब सरकार बना रही है। यहां पर लोगों में जोश जिस तरह का है, क्या तय है कि बीजेपी सरकार बन रही है? क्या सर? बीजेपी सरकार बन रही है? हाँ, बन रही है। यूपी में चंद्रगुप्त मौर्य का सरकार 300 से ऊपर सीट लेकर के बीजेपी की सरकार बन रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई और हम लोगों को पूरे यूपी में जो है गुंडा राज खत्म किया गया और ये हम लोग बहुत खुशी में। सबका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में 300 से भी ऊपर सीटें बीजेपी की अब आनी है। कार्यकर्ताओं का ये जोश है और सब लगातार मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे। साथ ही केशव मौर्य
अमित शाह और सबके जिंदाबाद के अब नारे लग रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रोड के उस तरफ जो है विधानसभा है, जो कि साफ तौर पे आप देख सकते हैं। अब मंजिल वही है कि अब विधानसभा हमारी है और हमें अब यहां पर पहुंचना है। यही शुरू से 14 साल के वनवास के बाद बीजेपी की इच्छा थी, जो कि अब पूरी होती नजर आ रही है। इसी वजह से कार्यकर्ताओं में इतना जोश भी है और अब जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ते जाएंगे, इनको पूरी उम्मीद है, जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं। और आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स भी अब यहां पर पहुंचने लगी है। सुबह का जो सन्नाटा था वो, क्योंकि प्रशासन को भी समझ आ गया है कि अब सत्ता जो है बीजेपी के हाथ में पहुंचने वाली है, तो ऐसे में प्रशासन भी जो है धीरे धीरे इस तरफ अपना मूवमेंट बढ़ा रहा है। पुलिस फोर्स भी बढ़ रही है। कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो चलिए, मिठाई खिलाई जा रही है। अवधेश जी, मिठाई डब्बे आपके घर भी आ गए होंगे? नहीं, हमारे घर आए नहीं है, लेकिन वो तो खाएंगे ही मिठाई, क्योंकि आप ही ने सवाल किया था क्या 1991 में जो राम लहर थी उससे बड़ा मोदी लहर हो गया। राम लहर में दीपक जी 1998 में आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 57 सीटें आई थी लोकसभा की, और 2014 में मोदी ने जो 71 और 2 73 सीटें ले ली है। तो जाहिर है उस रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी ने अगर ब्रेक किया है तो ये बहुत गहराई से इसका विश्लेषण करने की जरूरत है कि आखिर इतनी बड़ी। मैं एक मिनट आपको रोक दूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है और खबर ये कह रही है कि हरीश रावत अपनी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। ये क्या दिखाता है अनुज जी? सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जिसके बल पर पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही हो, जिसके दम पर पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो, वो अपनी दोनों सीटों में पीछे चल रहा है। भले से वो बाद में जीत जाए, लेकिन उनका पीछे चलना ही एक संकेत देता है। यदि कोई मुख्यमंत्री अपनी दोनों सीटों पर पीछे हो, इसका मतलब है कि उनके नेतृत्व में उस राज्य में वो पार्टी नहीं जीत पाएगी। और आंकड़ों में भी ये दिखाई दे रहा है। जैसे गोवा में गोवा के चीफ मिनिस्टर पीछे चल रहे हैं, वहां बीजेपी भी पीछे चल रही है। शुरू में जब बताया गया कि पंजाब में अमरिंदर सिंह दोनों सीटों पर पीछे हैं, तो थोड़ा हैरानी हुई, क्योंकि कांग्रेस आगे चल रही थी, मगर बाद में पटियाला में वो आगे निकल गए हैं। इसलिए शायद वहां मुख्यमंत्री चुनने में पार्टी को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पंजाब की अगर हम बात करें तो शिरोमणि अकाली दल जो एग्जिट पोल ने बताया था उससे बेहतर कर रहा है। 7 से 10 सीटें उनको दी गई थी तमाम एग्जिट पोल्स में, लेकिन शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर आ गए है, कांग्रेस 55 सीटों पर आ गए है, और आप जाकर रुक गई है तीसरे नंबर पर 20 सीटों के साथ। तो ये परिणाम भी काफी कुछ बता रहे हैं, यानी वोट ट्रांसफर हुआ है। शिरोमणि अकाली दल का जो फ्लोटिंग वोट है वो आपकी जगह कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ है। आप उस वोट को कैप्चर नहीं कर पाए। हम बात कर रहे थे हरीश रावत की। हरीश रावत ने काफी कुछ किया। नहीं, हरीश रावत ने काफी कुछ किया, लेकिन ये भी मानिए कि विद्रोह उनके खिलाफ हुआ। पार्टी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था, हरीश रावत के खिलाफ विद्रोह किया था। तो हम लोगों को भले कुछ दोष और त्रुटियां न दिखाई दे, लेकिन पार्टी के अंदर एक असंतोष था। तो जाहिर है अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो जो लोग पार्टी से बाहर गए हैं वो सब लगे हुए थे कि बाकी कांग्रेस में कोई हारे जीते वो अलग बात है, लेकिन हरीश रावत को हराना जरूरी है। उसमें विजय बहुगुणा भी लगे थे, हरक सिंह रावत भी लगे थे, जसपाल आर्य भी लगे थे, और सारे जो नेता कांग्रेस से बाहर निकल के गए थे उनका एक बड़ा लक्ष्य था कि हरीश रावत को विधानसभा नहीं पहुंचने दो। इसलिए हरीश रावत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। अब मुझे यह लगता है कि अगर वो एक जगह से भी हारते हैं तो ये लगता है कि इस चुनौती में वो फेल हुए हैं। केवल पार्टी नहीं हारी है, मुख्यमंत्री के हारने का मतलब कांग्रेस के लिए ज्यादा आत्मचिंतन की जरूरत है कि क्यों विद्रोह हुआ और क्यों हरीश रावत को सब हरा सके इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हरीश रावत से बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास कुछ नहीं थे। उत्तराखंड में कहा जाता था कि हरीश कांग्रेस की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। तो हरीश कांग्रेस और वर्सेस मोदी कांग्रेस। नहीं, ये नहीं कहते थे, वहां कहते थे सोनिया कांग्रेस वर्सेस मोदी कांग्रेस। नहीं, लेकिन वो हरीश कांग्रेस था। सोनिया गांधी कुछ भी कहे, सोनिया गांधी को उन्होंने समझाया था। पार्टी के दीपक जी 10 बड़े नेताओं का पहले बाहर जाना, चुनाव के समय जो है बड़े बड़े नेताओं का, प्रदेश जो पूर्व अध्यक्ष रहा है उसका बाहर जाना, यह नेतृत्व की विफलता दर्शाता है कि आप पार्टी को मिलाकर नहीं चल सकेगा। पार्टी को मिलाकर चले होते तो मेरा मानना है कि परिणाम वो बेहतर ला सकते थे। वैसे आज की राजनीति में जिसको आप नेतृत्व की विफलता बता रहे हैं उसको नेतृत्व की सफलता बताया जाता है, क्योंकि एक आदमी पद पर बैठा, नीचे सबको निपटा दिया, साफ कर दिया ये हम ब्रह्मास्मि, और इसी को राजनीति की और पत्रकारिता की भी सफलता माना जाता है।
स्वर्ण पत्रकारिता में ऐसा ना हो। आप संपादक है, मैं मानूंगा कि आप तो आप तो चाहेंगे कि मैं सब एडिटर बन जाऊंगा। नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय से बात की है। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और अमित शाह की जो तमाम स्ट्रैटेजी बनती है उसके एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय जी ने संजय से, आइए सुनते हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, क्या उत्तर प्रदेश को अखिलेश और राहुल का साथ पसंद नहीं आया? जब उनके अखिलेश के पापा को पसंद नहीं था, राहुल की मम्मी को पसंद नहीं था, तो उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे पसंद होगा? जिस तरह से रुझान बता रहे हैं, क्लियर बहुमत की तरह आप लोग बढ़ रहे हैं, स्पष्ट बहुमत की तरफ, आपको लगता है सरकार बनाने में कामयाब होगी बीजेपी? हमने तो पहले दिन से कहा था कि 250 से ऊपर और 300 के आसपास हम लोग जीतेंगे और वो जादुई आंकड़े तक हम पहुंच रहे हैं। कौन सा ऐसा मुख्य मुद्दा था जिसको बीजेपी मानती है कि ये चुनाव जीतने में सबसे कारगर रहा? देखिए, मोदी जी का कुशल नेतृत्व, अमित जी की कुशल रणनीति, भारतीय जनता पार्टी का टीम वर्क और केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी जो नीतियां थी, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने और बाकी देश की जनता ने अन्य राज्यों में मोहर लगाई। उत्तराखंड में भी सरकार बना रही है बीजेपी। आपको लगता है कि हरीश रावत पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सरकार चला रहे, तो वहाँ कहीं न कहीं नाराजगी थी लोगों में? देखिए, वो एक भ्रष्टाचार का चेहरा हो गया है, वो एक माफिया का चेहरा हो गया था, तो उन्हें हारना ही था। और मुझे उत्तराखंड के चुनाव परिणाम पर कोई आश्चर्य नहीं है। मैं पहले से मुझे अंदाजा लग गया था कि उत्तराखंड हम जीतेंगे। अंतिम सवाल सर, मुख्यमंत्री कब चुनेगी बीजेपी इन राज्यों में? विधायक दल की, जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें विधायक दल ही मुख्यमंत्री चुनेगा। सर, ये तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिनका कहना है कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में और वो ही मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो चलिए हम आपको टैली बता देते हैं। 396 यानी 396 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। अब सिर्फ 4 और 3 7 सीटें बची हैं और एसपी और कांग्रेस गठबंधन मात्र 77 सीटों पर, बीजेपी गठबंधन 282 सीटों पर और बीएसपी 26 सीटों पर सिमट कर रह गई है। मेरे ख्याल से ये बीएसपी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है जब से पार्टी स्थापित हुई है। क्या होना चाहिए? बिल्कुल, पिछले 20 साल का सबसे खराब प्रदर्शन। जब पार्टी ने पहला दूसरा चुनाव लड़ा होगा तब इससे कम सीटें रही होंगी और मुझे लगता है यदि इतनी ही सीटें रह जाती हैं तो फिर राज्यसभा में भी एक भी सदस्य उनको भेजने में दिक्कत आएगी। और मायावती का टर्म जो है 2018 में, वही मेरा अगला वाक्य होने वाला है। 2018 में उनका उनको टर्म सोचना खत्म पड़ेगा होगा। उनको किसकी मदद से वो पहुंच पाती है राज्यसभा तक। बबुआ बिल्कुल, किसी गोवा को को मदद लेनी करेंगी ही बबुआ। होगी। दीपक जी, मुझे इन नतीजों को देखने के बाद ये एक भय सता रहा है बीजेपी के लिहाज से बोलूं तो, कि क्या 2019 के चुनाव में सबका बचाव करने के लिए सबको साथ आने की जरूरत पड़ जाएगी क्या? ये इशू हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यूपी में रुझानों में बीजेपी का लोकसभा वाला आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ सब एकजुट होंगे, हो सकता है मजबूरी बन जाए या हो सकता है इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन उन लोगों में जो आपस में है, रीजनल छत्रप जितने हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। दिक्कत ये है, हम इस पर एक बड़ी और लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुझानों पर बने रहते हैं और रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल चुका है। प्रचंड बहुमत नहीं मिला है बल्कि उस फिगर पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है जहां पर वो 2014 में जीतकर 73 सीटें गठबंधन ने पाई थी। यानी समाजवादी पार्टी गठबंधन 77 सीटों पर आगे है, बीजेपी गठबंधन 282 सीटों पर आगे है, बीएसपी 26 सीटों पर आगे है और अदर्स 11 सीटों पर। उधर 105 सीटों के रुझान पंजाब में आ चुके हैं। 117 में से शिरोमणि अकाली दल ने बिल्कुल खराब प्रदर्शन नहीं किया है, 22 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 55 पर है। अगर मेजॉरिटी से बात की जाए तो मात्र 4 सीटें दूर है, आम आदमी पार्टी की 25 सीटें हैं और अदर्स के खाते में 3 है। तो कांग्रेस और अदर्स अगर जोड़ लें तो 58 सीटें हो जाती हैं और 59 एक बहुमत। इतना मैनेजमेंट वहां पर कोई भी कर सकता है। गोवा अभी त्रिशंकु की हालत में है और गोवा में कोई भी स्पष्टता नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी 282 सीटें मिली थी। अगर बीजेपी गठबंधन की बात करी जाए तो 2014 का ये पूरी तरह से रिपीट है, ये हमको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त कहां जाना चाहिए बताइए? एक जगह बताइए जहां पर हमको इस वक्त जाना चाहिए। अवधेश जी गैस करिए। मुझे तो सबसे लगता है कि बसपा की ओर जाना जो है ये जगह हो सकती है इस समय। मुझे लगता है बीजेपी मुख्यालय पर कैसा माहौल
दोनों जगह है, उसमें यदि कोई कंपैरिजन हो सकता हो। तो चलिए आइए दोनों चलते हैं, एक जगह बीएसपी की तरफ और एक जगह बीजेपी की तरफ। बीएसपी में मौजूद है हमारे सहयोगी विजय मिश्रा और बीजेपी में मौजूद है हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे, और हमारे साथ हमको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा साहब, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन विजय, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, कई सारे हाथी वहां लगे हैं, खड़े होंगे सब बेचारे, निराशापूर्ण माहौल में खड़े होंगे? बिल्कुल दीपक जी, एक बार मैं बिल्कुल दीपक जी, मैं थोड़ा सा मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से एक बार तस्वीर जरूर दिखाएं बसपा कार्यालय का, क्योंकि इस समय मैं ठीक बीएसपी कार्यालय के सामने खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि एक भी कार्यकर्ता यहां पर नहीं है, कोई भी नेता यहां पर नहीं है। सुबह के समय यहां सतीश मिश्रा जी जरूर आए हुए थे, लेकिन वो सीधे मायावती जी के आवास पे चले गए हैं और इसमें जो सन्नाटा है वो लगातार पसरा हुआ है। हालांकि जब सुबह 6 बजे मैं यहां पर आया हुआ था तो जो यहां पर सिक्योरिटी गार्ड थे वो जरूर रिजल्ट के बारे में हमसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब वो भी यहां पर बाहर नहीं है, वो भी अंदर चले गए। मतलब बिल्कुल यहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। ये आशा की जा रही थी कि शायद अगर बीएसपी का रिजल्ट बेहतर होता तो शायद यहां भीड़ होती, लेकिन यहां पर एक भी आदमी बीएसपी का इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे अवधेश जी, आपने शेरो शायरी का मूड कहा तो मैं एक शेर और सुना देता हूं। ये बीएसपी पर है। खामोशी खुद अपनी सदा हो, खामोशी खुद अपनी सदा हो,